नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में वॉल्यूम जो चैप्टर है आयतन, उसके क्वेश्चन नंबर हम 12 तक कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ सीधी सी बात है, वो हमें क्या पूछ रहा है, ये जो घनाभ है ना, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, किसी भी घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ जो रखी जाएगी वो क्या होगा, उसका विकर्ण ही होगा। तो यहाँ वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो डायरेक्ट वे यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लंबाई कितनी दे रही है हमें, यहाँ लंबाई हमें दे रही है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 256। और क्या दे रखा है, चौड़ाई कितनी दे रखी 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और प्लस में 10 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 32/3। ठीक है, 3 को 10 से करोगे 30, 30 2 32/3। तो 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 1024। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। देखो अब यहाँ एलसीएम ले लो, उसको सोल्व करो आगे, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 9 तो आएगा एलसीएम, 256 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2560 में से 256 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2304। प्लस जब 144 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1296 प्लस 1024। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको जोड़ो तीनों को, 4 6, इस 14 का 4 हासिल ऊपर 1 2 1 2 3, 3 और 9 12, 12 12 का 2 हासिल ऊपर 1, ये कितना आ जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा 4624 अपन में 9। 4624 का देखो, अब इसका दोनों का रूट कर लो। तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जब हम चैप्टर पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था। लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका जब वर्ग निकलेगा उसमें या तो क्या आएगा 2 या 8 आएगा, नीचे क्या है, और लास्ट की 2 डिजिट क्या बची है हमारे पास 46। ठीक है, 46 तो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब ये कितना आएगा, या तो 62 होगा या 68 होगा। अब ये 36 के पास है या 49 के, तो 49 के पास है, तो इसका स्क्वायर की क्या निकल के आ जाएगा रूट 68/4624 का तो 68, और 9 का क्या निकल के आएगा 3। 68 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 22 सही 2/3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, तो उससे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का गोला है ना, इसका आयतन निकालो। तो इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास 4/3 πr3। ठीक है, और अगर इस आयतन में मैं ये छोटे वाला जो गोला है, ये जो जो बनाना है, इससे अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसको तो R1 मान लेता हूँ, उसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, एक त्रिज्या क्या दे रही है हमें 6, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3 πr3 मतलब 6 का क्यूब। ठीक है, और नीचे कौन से वाले, छोटे वाले क्या दे रही है हमें 4/3 π 0.5 का क्यूब। ठीक है, इससे सोल्व करो, ये तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 216। 6 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 216, और ये 5 का क्यूब को देखो, 5 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 125। ठीक है, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 लगाया ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है, इसको सोल्व करो आगे, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। देखो डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 216 में 125 गया, बचेगा कितना, 216 से 125 माइनस करेंगे हम, 1, 11 से 2 गया 9, फिर 1 जीरो उतरेगा, फिर कितनी बार जाएगा ये 125 में 600 कितनी बार 4 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा तो 900, तो ये कितना आएगा यहाँ 1
सॉरी यहाँ ये क्या आएगा, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा ना। 125 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5, 7 पंजे 35 का 5, हासिल पर 3, 7 2 14, 7 हासिल पर 1, और ये 875। ठीक है, 875 बचा क्या फिर, 35 बचेगा। 35 में वापस 0 उतरेगा, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 172 2 बार जाएगा तो कितना, 250 बचेगा क्या नीचे 100, वापस एक 0 उतरा तो 125। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास। तो ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला के धातु का जो गोला था ना, अगर उसको पिघला के हम 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाएंगे तो कितनी गोलियां बनेगी, 1728 गोलियां। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को घुलाया जाता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है, तो गोलियों की संख्या क्या होगी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहाँ गोला था और अब यहाँ क्या है, यहाँ बेलन दिया हुआ है ऊपर। तो बेलन का आयतन आयतन निकाल दो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। और क्या नीचे क्या बनाना है हमारे को, गोलियां बनानी है। गोलियां मतलब क्या होता है, गोला बनाना होता है ना, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, हमारे गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो ठीक है, ये पाई से पाई तो यहीं कट जाएगा, आर स्क्वायर है ना, तो आर कितना दे रखा ऊपर 30 स्क्वायर, तो 30 इंटू 30, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। ठीक है, और नीचे ये क्या आ जाएगा 4/3, और आर क्यू जो गोली बनानी है उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से देखो इसको काट दीजिए, ये कितना बार कटेगा 10 बार। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा ये 90 इंटू 30 इंटू 10, 9 3 27, 2 0 1 और 10 और के, तो ये कितना आ जाएगा 27,000 गोलियां आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार छड़ को जब हम गलाएंगे तो उससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बना सकते हैं हम, 27,000 गोलियां बना सकते हैं। ठीक है, इसका आयतन निकाल दो और जिसका बनाना है ना उसका उससे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर से पेंट कराने का खर्चा कितना होगा। देखिए शंक्वाकार मतलब ये क्या है, ये शंक्वाकार टंकी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 60। और क्या कह रहा है कि आधार का व्यास, और आधार का व्यास कितना हमारे पास 64, तो मतलब ये आधा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो हमारे को ये त्रिज्या की लंबाई निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कह रहा है कि दर से बाहर पेंट कराने का, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर वक्र पृष्ठ कौन सा है, केवल ये पेंट तो केवल इस पे और इस पे ही होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास शंकु का, पाई आर एल। देखो अब ये 60 है और ये 32 है, लेकिन हमारे को त्रिज्या की लंबाई तो निकालनी पड़ेगी ना, ये एल नहीं है हमारे पास। तो ये क्या समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू क्या, कर्ण स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है 32, 32 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1024। ठीक है, तो 1024 प्लस लंब का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। तो ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जोड़ दीजिए इनको अंदर, क्या आ जाएगा 4264, 4624। अभी हमने पिछली बार देखा था 4624 किसका रूट निकाला था हमने 68 का, तो ये कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 68। मतलब ये त्रिज्या की लंबाई कितनी आई 68, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 68। तो अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है, अगर व्यास 64 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 32, और एल एल कितना निकाला अभी हमने 68। ठीक है, इसको सोल्व करिए, क्या आएगा 22 को 32 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये हमारे पास। देखिए अब इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 मिनट। एक चीज़ और देखना, ये क्या कह रहा है कि 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर से पेंट कराने का खर्चा है। तो इस क्षेत्रफल को अगर मैं 35 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वो खर्चा आएगा ना। देखो ये 7 इजीली कट जाएगा हमारा, इसलिए मैंने इसको ले लो। इसको पूरा सोल्व करके फिर हम 35 से मल्टीप्लाई करते, इससे तो अच्छा हम यहाँ यहीं 35 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना बार कटेगा
5 बार कटेगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 110 इंटू 32 इंटू 68। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मैं अभी आपके पास डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका। इसका आंसर जो आएगा ना आपके पास वो कितना आएगा 23,936। ये किस में निकाला हमने सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है ना ये, तो इसमें क्या करो आप, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो इसमें क्या करो आप, प्रति वर्ग मीटर है तो आप क्या करो इसमें, देखो जिसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये टोटल ये आएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें को अगर हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करोगे, देखो या तो मैं इसको क्या करता, ये यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देता, यहाँ नहीं करा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डायरेक्ट मैं 10,000 का भाग लगा दूंगा। तो ये क्या आएगा मेरे पास 23.936 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ अपन ने यहाँ कन्वर्ट नहीं करा इसको, इसको डायरेक्ट लिया है, और अपन ने यहाँ लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर था ना तो इसमें क्या करा हमने 100 इंटू 100। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो कितना 100 का भाग लगाओगे ना, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 कर दो नीचे, तो 10,000 का भाग लगाया तो ये क्या आ गया हमारे पास 23.936। ठीक है, ये करेक्शन करना है यहाँ, ये मल्टीप्लाई करा तब कितना है हमारे पास 239360 आएगा जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो इनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या का अनुपात पूछा है। अब देखो क्या बोला उसने, समान आयतन। ठीक है, समान आयतन मतलब देखो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको तो हम 1 मान लेते हैं, आयतन बराबर है दोनों का तो इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, केवल एच की वैल्यू दे रखी है ना, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, एच की वैल्यू रखी है तो यहाँ रख दो। एच कितना दे रखा फर्स्ट वाले का तो 1, और सेकंड वाले का कितना दे रखा 2, तो ये R2 स्क्वायर 2 आएगा। अब उनको क्या चाहिए, अनुपात चाहिए ना त्रिज्याओं का, तो R1 स्क्वायर इसको इधर ले आओ, ये क्या आएगा R2 स्क्वायर, अपन में क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है, तो ये इधर स्क्वायर आ रहा है तो इसको रूट दोनों तरफ रूट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास R1/R2 इक्वल टू √2, दो का रूट क्या हो जाएगा √2/1। तो ये क्या आया हमारे पास R1 अनुपात R2, मतलब त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया हमारे पास √2/1, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलिए। दो सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। सिलेंडर मतलब बेलन ही होता है। ठीक है, और उनकी ऊंचाई 3:2 के अनुपात में, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, वापस वही चीज़, बेलन बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये क्या कह रहा है अनुपात पूछ रहा है ना, तो देखो ये भी पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये पाई से पाई कट जाएगा, त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा 2:1, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2, तो ये क्या आ जाएगा 4। एच की वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल में ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और एच कितना दे रखा है 2, तो ये कितना आया 12 इक्वल में 6। 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा, तो ये काटोगे आप इसको तो ये क्या आ जाएगा 6:1, मतलब इसका अनुपात, इसका आयतन तो कितना 6 और इसका आयतन कितना 1, तो ये कितना अनुपात आ जाएगा हमारे पास 6:1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ कुछ नहीं करना था, केवल ये वैल्यू पुट कर दो, ये 6 आया मतलब ये इसका आयतन, ये 1 आया मतलब ये इसका आयतन, तो ये आयतनों का अनुपात क्या आ गया, सीधी सी बात है 6:1। ठीक है, यहाँ 12:2 आया था तो ये काट दो ना 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका व्यास क्या होगा। देखो गोलक मतलब क्या है, यहाँ गोला क्या कह रहा है कि गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर है उसके क्षेत्रफल के बराबर, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या है व्यास पूछा है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या को दोगुना, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, तो देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, सिंपल से क्या बचा आर बचा, और इधर क्या बचा 3,
तो ये क्या r/3 इक्वल में क्या बचेगा 1। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ हमारे पास 3। अब क्या पूछा व्यास पूछा है ना, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 मतलब कितना 6 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सिलेंडर और एक शंकु के तले की त्रिज्या समान है, ठीक है, और इनका आयतन भी समान है। तो ठीक है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखो सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है और उनका आयतन भी समान है। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास πr²h, ठीक है। और क्या कह रहा है शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 1/3 πr²h, यही होता है ना। बेलन का तो होता है πr²h और ये बोल रहा है कि आयतन समान है तो दोनों को इक्वल में रख दिया। ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो इनकी ऊंचाइयां है ना इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो। और त्रिज्या क्या बोला इसने समान है, त्रिज्या समान है तो ये r है तो ये भी r हो जाएगी। देखो अब इधर से ये पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। h1 इक्वल में क्या बचा हमारे पास 1/3 h2। अनुपात निकालना है मतलब क्या हो जाएगा h1 बटा h2। ये h2 इधर आ जाएगा तो ये क्या बचा नहीं इधर 1/3। मतलब सीधी सी बात है h1/h2 कितना आया हमारे पास 1/3। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऊंचाइयों का अनुपात कितना निकल के आया इनका 1/3। एक शंकुआकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, किसी तरल से भरा हुआ है। ठीक है, इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में जिसके अंदर का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है उलट दिया जाता है तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ आयतन तो दोनों का बराबर ही होगा, सीधी सी बात है। जितना उसमें पानी भरा था अगर उसको दूसरे में डालेंगे तो आयतन तो बराबर ही होगा ना। मतलब शंकु, तो ये आयतन निकाल दो। देखो शंकु है ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 1/3 πr²h, ठीक है, 1/3 πr²h। और इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसको किस में डालेंगे बेलन में डालेंगे। तो बेलन का आयतन कितना होता है हमारे पास πr²h। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है h निकालना है। देखो इसका पानी उठा के इसमें डालेंगे तो आयतन तो पानी का बराबर ही है ना, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए इनको इक्वल। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू r²। तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 × 12। ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए। और h कितना दे रखा है हमें 50 दे रखा है। वो इधर देखिए जिस बेलन में डाल रहे हैं उसका अर्धव्यास कितना है 10, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। तो ठीक है, इसको भी कर लो 22/7 इंटू r² है ना, तो 5 × 5। और क्या निकालना है हमें ऊंचाई निकालनी है तो ये h आ जाएगा। अब देखो ये सब कुछ h निकालना है हमें, तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। ये 22/7 से 22/7 कटेगा, ये 5 × 5 25 होता है ना, ये कितनी बार कट जाएगा सीधे बार 2 बार कट जाएगा। बचा क्या इधर हमारे पास, ये देखो ये 3 से ये क्या कटेगा 4, तो 12 चौक 48, 48 × 2 96। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ये 96। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 96 सेंटीमीटर। और रुको रुको और कुछ सोल्व हो रहा है क्या, यहाँ कुछ कट रहा है देखिए। देखो गलती कर दी ना हमने, यहाँ मैंने व्यास समझ लिया ये 10 ही होगा यहाँ, तो यहाँ 5 नहीं है। अर्धव्यास दे रखा मतलब व्यास बोलता तो हम उसका आधा करते, अर्धव्यास बोलता मतलब अर्धव्यास का मतलब क्या होता है त्रिज्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ 10 ही रहेगा ये। वापस देखिए इससे कटेगा कितनी बार कटेगा ये 5 बार। ये इधर वापस 2 1 बच जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 6, तो ये क्या आ जाएगा सीधा 24 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद देख लेना, ये गलतियाँ यहाँ तक हो तो ही ठीक है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, मैंने उसको व्यास समझ लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले की त्रिज्या थी। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है ये धातु के अर्धगोले को पिघलाकर, धातु है उसका अर्धगोला, तो अर्धगोला तो क्या होता है ये होता है ना, तो अर्धगोले को पिघलाकर, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा गोले का आधा। तो अगर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr², तो इसका क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3
पाई आर क्यू आधा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। और इसको पिघला के क्या कर रहा है वो, आधार की शंकु के रूप में डाल रहा है। और शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ त्रिज्या तो दोनों बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो त्रिज्या बराबर है ना, तो ये आर देखो, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कटेगा, तो क्या बचेगा, केवल आर बचेगा। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 2 × r, वो इधर क्या बचा हमारे पास, केवल h। तो ये क्या आ जाएगा, h = 2r, ये क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अर्धगोले को पिघला रहे हैं और उसका शंकु बना रहे हैं, मतलब आयतन तो दोनों का सेम है ना, इसी को पिघला के तो हमने शंकु बनाया, मतलब आयतन दोनों का इक्वल रहेगा, इसलिए इसको क्या करो आप इक्वल में रख दो, सीधी सी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर का वक्रित पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के वक्रित पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तो इस कंडीशन को तो एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर का वक्रित पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 2πr/h। ठीक है, यही होता है ना, 2πr/h। तो 2πr/h ये किसकी इक्वल में है, गोले के वक्री पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो गोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का तो वक्र पृष्ठ क्या, वो गोले का तो क्षेत्रफल वही होगा, पूरा क्षेत्रफल ही वक्री रहता है उसका था। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 4πr²। ठीक है, अब एक चीज देखना यहाँ, ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले, मतलब ये r और ये त्रिज्या क्या है, यहाँ दोनों बराबर है, तो इसको मैं 2πr × r लिख सकता हूँ ना, क्योंकि r और h तो बराबर है ना दोनों। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है हमारे पास, 4πr²। अब देखिए, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, अब लेकिन लिए कि एक चीज देखना है, यहाँ इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है, इसलिए ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको तो r1 मान लो और इसको r2 मान लो, तो ये क्या आ जाएगा इधर, ये 2 इसको काट दो, 2 आ जाएगा, तो ये r1 का स्क्वायर इक्वल में 2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो एक रिलेशन आ गया हमारा, इसको आप चाहो तो दोनों तरफ रूट ले लो, तो r1 का क्या आ जाएगा, √2r2। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब आगे वाली कंडीशन देखिए, सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, ये तो हमारे क्षेत्रफल का जो रिलेशन दिया था उससे हम ये रिलेशन लिया है। अब वो क्या पूछ रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, और अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में किसका आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, यही होता है ना, इसकी तो r1 और इसकी कितनी r2 मानी थी हमने, हमारे पास r1 का ये रिलेशन भी है। तो आप क्या करो, देखो, या तो आप r2 की वैल्यू इधर रख दो, चाहे r1 की वैल्यू इधर रख दो, इजी यही रहेगा कि r1 की वैल्यू भी इधर इधर पुट कर दो, तो इधर रख देते हम। देखो ये पाई से पाई तो वैसे ही कट गया। ठीक है, तो r1 की वैल्यू जब इधर रखोगे आप, तो ये √2 r2 का स्क्वायर, ये दोनों का अलग से स्क्वायर, और इसके ये क्या है इधर तो ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4/3 r2³। ये देखिए, अब क्या होगा, ये √2 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 2r2² और h, और अनुपात में इधर क्या आएगा 4/3 r2³। तो ये r2² से इसको काटोगे तो ये क्या बच जाएगा, केवल r2 बच जाएगा एक, और इधर क्या बचेगा 2 से इसको काटोगे तो क्या बच जाएगा 2। इधर क्या बचा अब हमारे पास, कितना सिंपल सा। और एक चीज और देखो, ये h है ना, ये क्या त्रिज्या के बराबर ही तो है, इधर बोला था ना त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाला। तो h की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं हम, r1 है, h की वैल्यू भी क्या r1 है, तो ये वाली एक और वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो h की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास, √2 r2। और अनुपात इधर में क्या आएगा, इधर क्या क्या बचा हमारे पास, इधर क्या बचा था हमारे पास, ये सब तो कट गया, केवल 2 ही तो बचा था, ये वाला, तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये इधर क्या 2/3 और ये r2। ठीक है, यही बचा ना। अब देखिए, ये r2 से ये वापस r2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, √2 अनुपात में 2/3।
अभी नीचे से 3 हटाना है ना, तो ऊपर नीचे दोनों से 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 3√2 और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना बुक में आपको आंसर कितना दे रखा है 3:√2, बात वही है। अब देखो इसको और आगे सोल्व करो, √2 हटाना चाहो आप तो अगर √2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, √2 से, तो ये तो क्या आ जाएगा 3, और 2 में √2 का भाग लगा तो ये क्या आ जाएगा √2। तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो ये भी आंसर सही है, नहीं दे रखा हो अगर ये आंसर दे रखा है हमें तो ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा ये 3:√2। देखो ये एक बार और समझ लो, बेलन का आयतन कितना πr²h, गोले का आयतन कितना 4/3 πr3। यहाँ से r1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, और ये h जो है ये भी तो किसके r1 के बराबर ही है ना, बोला था ना त्रिज्या के बराबर ऊंचाई। तो यहाँ तो यह क्या करा, फिर मैंने यहाँ तक तो इसको यही लाया, लेकिन h की वैल्यू भी हमने क्या रख दी, ये सब तो कट चुका था, तो h की वैल्यू भी क्या रख दी हमने √2r2। ये r2 से एक r2 बचा था, ये कट गया, बाद में ये बचा, तो ये हमारे पास इसको सोल्व करके ये क्या आ गया 3√2। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखो क्या बोल रखा है कि घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है हमारे पास, घन का विकर्ण क्या होता है हमारे पास √3 इंटू भुजा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था, विकर्ण हमको दे रखा है कितना √12। ठीक है, और ये क्या √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा निकाल लो यहाँ से, भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास √12/√3। इसको सोल्व करो, ये क्या आ जाएगा √4 इंटू √3, लिख सकते हैं ना इसको हम। और नीचे क्या है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, रूट में 4 है तो ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आई है हमारे पास घन की भुजा आ गई 2 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है हमारे पास भुजा क्यूब, यही होता है ना भुजा क्यूब। भुजा कितनी है 2, तो 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। देखो घन की विकर्ण की लंबाई कितनी दे रही है हमें 6 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारे पास विकर्ण, क्या होता है किसी भी घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, यही होता है ना। विकर्ण कितना है हमारे पास 6, ये क्या आ जाएगा √3 इंटू भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 6/√3। देखो नीचे से √3 हटाना है ना, तो ऊपर ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू √3 अपन में √3 से मल्टीप्लाई क्या बचेगा 3, तो इसको कटेगा, ये क्या आ जाएगा भुजा कितनी आ गई हमारे पास 2√3। अब क्या निकालना है हमें इसको आयतन, आयतन क्या होता है हमारे पास भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा कितनी है हमारे पास 2√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दीजिए 2 √3 इंटू 2√3 इंटू 2√3, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो कितना 8 आ गया। √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 3, बचा कितना 1√3, तो ये क्या आ जाएगा 24√3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिट भी लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो घन का आयतन कितना निकला 24√3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लंबवर्ती शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 2√3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होगी। देखो शंकु क्या होता है हमारे पास ये शंकु। ठीक है, क्या बोल रखा है इसकी ऊंचाई तो कितनी दे रखी है हमें 2√3, और इसके आधार का व्यास कितना है 4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब बोला क्या इसने हमारे को त्रियक ऊंचाई मतलब ये चीज़ निकालनी, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना है ना हमको, तो कर्ण कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना, दो, दो का स्क्वायर कितना, चार, और लंब कितना है, 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा हमारे पास, 4 × 3, ये क्या आ जाएगा, 12। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास, रूट के अंदर 16, इसको सोल्व करो, रूट को 16, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कर्ण कितना निकल के आया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। और जो ये कर्ण निकला ये तो त्रिज्या लंबाई है L, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हमारे पास, ठीक है। त्रिज्या की ऊंचाई पूछी ना, मतलब त्रिज्या की ऊंचाई तो यही होती है, तो L की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, ठीक है। यदि घनाभ की विभा 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, हमें घनाभ दे रखा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 9 × 8 × 7, ठीक है। अब ये क्या, एक रिलेशन क्या दे रखा है हमें, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, ठीक है। तो मतलब 2 इंटू ये घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। तो ये रिलेशन दे रखा है हमको, ये घनाभ का जो आयतन है किसके बराबर है, भुजा की, ये घन घन के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो ये 9 × 8 कितना आ जाएगा, ये 8×9 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 14 का 4, आंसर पर 1, 504, ठीक है। ये कितना निकल के आया हमारे पास, 504। 504 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 8×9 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। एक गलती कर दी, ये 504 यार, एक बुक में ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको 6 सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है। तभी मैं देखूँ सब क्वेश्चन किए हुए हैं ना, तो पता चल जाता है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8×9 72, 72 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का 2, हासिल पर 1, 7×6 42 और 1 43, कितना है 432, इक्वल में 2 इंटू भुजा का क्यूब, इधर से उसको बोल दो तो ये क्या आएगा, 216 भुजा क्यूब। अब एक चीज़ बताओ मुझे, दोनों तरफ अगर मैं रूट क्यूब रूट ले लूँ तो 216 किसका होता है, 6 का क्यूब रूट होता है ना। तो ये भुजा इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब एक चीज़ बताओ कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, सीधी सी बात है, 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितनी निकली हमारे पास, 6, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो 6 इंटू 36 कितना हो जाएगा हमारे पास, 216। तो ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। घन का कितना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला हमारे पास, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, को पिघलाकर एक नए ठोस घन के रूप में ढाला गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, घन का अपन अपने पास आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो सबसे पहले देखो ये तीनों का मिला के आयतन कितना होगा, ठीक है, तीनों का मिला के आयतन, तो तीनों का मिला के आयतन कितना होगा हमारे पास, 6 का क्यूब कितना, 216, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों का आयतन निकाल के जोड़ लो, इसका आयतन कितना होगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 512, 8 का क्यूब 512, इसका आयतन 216, इसका आयतन 512, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो तीनों का मिला के आयतन कितना हो रहा है हमारे पास, 216, 512 और कितना, 1000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज देखना कि पिघलाकर एक नए ठोस घन के रूप में डाला गया। अब जो नया जो इनको जब पिघलाया, वो नया जो घन बनेगा उसका तीनों का मिला के जो आयतन है वही होगा ना। तो देखो 1728 किसका क्यूब होता है, 1728 जिसका क्यूब होता है ना, सीधा सा हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब होता है 1728, ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यही
ये भुजा क्यूब ही होता है ना इसका आयतन, तो भुजा क्यूब 12 का क्यूब करोगे तो ये आएगा। मतलब सीधी सी बात है कि नए घन की भुजा कितनी थी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ना इसका क्यूब रूट निकाल लो, सीधी सी बात है 12 आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उस बड़े से बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 3 सेंटीमीटर के कोर के घन से काटा गया है। अब देखो एक ये घन है, ठीक है, ये घन ऐसा ही बनेगा ना कुछ। हाँ, इसमें से क्या कह रहा है वो कि एक उसने शंकु निकाल दिया, मतलब इसका जो ये है ना, ये ऐसे करके इसने एक शंकु निकाला है। तो देखो घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो अगर सब सब भुजा 3 ही है ना इसकी, तो इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 3 का आधा, 3/2। और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी तो वही आएगी इस भुजा के बराबर। तो देखो आर तो कितना आ जाएगा इसका, 3/2, और एच कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊंचाई कितनी, 3। ठीक है ना। अब क्या पूछा है हमें, शंकु का आयतन क्या होगा जो 3 सेंटीमीटर कोर के घन से काटा गया है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन है, उससे एक उसके एक बेस से एक शंकु बनाया हमने, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। तो इसका आयतन पूछ रहा है तो निकाल लो। शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 1/3 ये 22/7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना, 9/4। और एच कितनी है हमारे पास, 3 है। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको काटो, ये कितनी बार, 11 बार। ये कितना बार, 2 बार। तो ये 11 नंबर की 99/14। कितना आया ये हमारे पास, 99/14। अब देखो बुक के अंदर डायरेक्ट ये पाई को सोल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो कोई बात नहीं। तो या तो आप एक आंसर तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आयतन बोला है ना, तो किस में लिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर नहीं बुक के हिसाब से करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू को यूं की यूं रख दो, 1/3 इंटू पाई। ठीक है, ये अलग से करा रहा हूँ मैं। ये क्या आ जाएगा, 9/4 इंटू 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचा, 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो चाहे ये लिखो ऑप्शन में, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो टिक कर दो। बुक में ये दे रखा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु के ढालू भाग में 20% वृद्धि तथा त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। अब देखो ये तो सेम है, एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही है। तो मैंने आपको, देखो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई प्रोडक्ट दे रखा हो, एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, +-a +-b +-ab/100। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का प्लस का 20। यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30। अब प्रोडक्ट है ना, ये भी तो माइनस के 30 को प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 600, और नीचे क्या आ रहा है, 100। तो ये क्या आ जाएगा, आगे सोल्व करो इसको। ये तो क्या, प्लस का 20 माइनस का 30, इसको सोल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा, माइनस का 6। ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 20, क्या माइनस का 36 और प्लस का 20, तो ये क्या आएगा, माइनस का 16। अब माइनस आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, 16% की कमी हो रही है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा क्या, मतलब 16% की कमी। ठीक है, देखो परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन लगभग हम सब जगह कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस में आ रहा है ना, मतलब कमी। अगर यही अगर पॉजिटिव में कुछ आ रहा होता तो क्या होता हमारे पास, उसकी वृद्धि हो जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वापस वही चीज, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो अब यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अब यह क्या हो गया, ये 3 चीज़ें आ गई, R इंटू एच। मतलब चेंज कितने में होगा, 3 प्रोडक्ट में होगा। तो देखो इसको बेसिक से करते हैं हम, सिंपल से बेसिक से। हम मान लेते हैं कि पहले क्या रहा होगा, 100 रहे होंगे सब। तो 1/3 इंटू पाई को यूं का यूं रख दो,
मान लो त्रिज्या क्या थी, 100 थी, तो 100 × 100 और हम क्या मान लेते हैं, हाइट भी क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा टोटल, देखिए ज़्यादा आ रहा है तो क्या अब चलो ठीक है, इसको 100 ही, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये 3π है। अब देखो जब इसमें चेंज आया होगा तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो 1/3 × π तो ये रहा होगा ना। तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि मतलब कितना, 100 का 110 हो गया होगा, ये भी 100 का 110 हो गया होगा। और ऊंचाई में क्या हो रहा है, 20% की कमी, मतलब ये कितना रहा होगा, ये क्या क्या रह गया होगा हमारे पास, 80 रह गया होगा, 100 का 80। इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 121, और इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये क्या आएगा, 8, 16 का 6, हासिल पर 1, 8 1 968। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 968, और ये कितनी बच 000/3, और ये क्या आया हमारे पास, पाई। ठीक है, ठीक है, ये 80 का है ना, तो ये 1 0 और कर दो। अब देखो इस चीज़ को भूलो, हमारे को क्या कर रहा है, परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है ना। अब देखो जहाँ ये चीज़ पहले 10 लाख थी, अब कितनी होगी, 9,68,000, कितनी कम हुई है, 32,000, किस पे कम हुई है, 10 लाख पे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी परसेंटेज, जब इसका निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कर जाएगा, ये 2 0 से 2 0। ठीक है, 2 0 से एक क्या बचेगा, ये 3.2%, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात क्या है, जो चीज़ पहले 10 लाख थी अब कितनी होगी, 9,68,000, तो कितना होगा, 3.2% की कमी होगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे बेसिक से कर सकते थे, 100 मान के। ठीक है, क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो बताओ नए आयतन व पुराने आयतन में क्या अनुपात होगा। क्या कह रहा है कि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, तो गोले की जब त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो आयतन में क्या, तो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, 4/3πr3। ठीक है, तो मान लीजिए पहले जो गोला था उसकी की त्रिज्या क्या थी, आर, तो जब 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। तो ये आगे चल के तो अनुपात पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3π, आर की जगह क्या हो जाएगा, 2r3। तो ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 4/3 से ये 4/3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, r3, और इधर क्या बचेगा, ये अपने पास 2r3। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और इस r3 का r3। ठीक है, तो ये r3 से r3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1, इक्वल में रखो, चाहे इसका अनुपात ले लो आप ये, तो 1/8। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, 1/8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो क्या था, पुराना, और ये क्या था, नया। पूछा क्या हमसे, तो नए वो पुराने आयतन, तो ठीक है, नया पहले पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, नया तो कितना हमारे पास 8, और पुराना कितना है हमारे पास 1, तो 8/1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा करो जब भी आयतन निकालो ना, तो आयतन पूछ किसके बीच में रखा है, यहाँ नए और पुराने के बीच में पूछ रखा है ना, तो नया पहले आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8/1 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आज टोटल हमारे कितने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, तो ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो बनाकर ये चैप्टर खत्म किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।